साहब पलटने की अगर बारी आए तो दो लोगों का नाम आता है। एक हमारे सुशासन बाबू आप कह सकते हैं, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। एक व्यक्ति जो ये कह देता है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है और उसके बाद पूरी सभ्यता खत्म कर दी जाएगी। अल्टीमेटम खत्म होने के आधे घंटे पहले वो ये बोल देता है कि साहब कोई युद्ध नहीं हो रहा है, कोई सभ्यता तो छोड़िए, सीज फायर हो जाता है। और वो 14 दिन का सीज फायर होता है। ईरान ने कहा कि भैया हम भी इस सीज फायर को मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐलान किया इसका सीज फायर का, उसके आधे घंटे 40 मिनट बाद उनकी तरफ से बयान आता है। ये कहा जाता है कि हमने 10 पॉइंटर्स ट्रंप को भेजा है और अगर 10 पॉइंटर्स पे ट्रंप सहमति जता लेते हैं तो ये युद्ध हम यहाँ पे इसको खत्म करेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया कि मान लिया गया है 10 पॉइंटर्स, इसलिए जो ये सीज फायर है इस पे हम राजी हुए हैं। लेकिन अगर ट्रंप की तरफ से कोई भी हलचल तेज की जाती है तो युद्ध हम वापस से छेड़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा है? सबसे ज्यादा खुश अभी पाकिस्तान हो रहा है, क्योंकि इस पूरी मध्यस्थता का केंद्र पाकिस्तान है। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के जो आर्मी चीफ हैं उनके कहने पर उसने मध्यस्थता की। ये कितना ज्यादा आप देखें तो ये इसको आप एक ट्रेजेडी नहीं कह सकते हैं कि जो देश कौन मध्यस्थता करवा रहा है? पाकिस्तान, जो सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाता है। तो इसको आप कंटिन्यू करें इस पूरी चीजों को, किसको पूरी चीजों को आप देख कैसे रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें हैं कि पहली बात यह है कि 90 मिनट पहले ये जो है समझौता हुआ है। उससे पहले शहबाज शरीफ का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने ट्रंप से ये मांग की थी कि हम 14 दिन का रिलैक्सेशन जो है, 2 वीक का रिलैक्सेशन चाहते हैं इस पूरे के पीरियड डिप्लोमेटिक एफर्ट में। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का जो है ट्वीट आया जिसमें ये लिखा गया कि इनके कहने पे हम जो है शहबाज शरीफ के कहने पे और रिक्वेस्ट ऑफ शहबाज शरीफ हम ऐसा कर रहे हैं। हम ये 2 सप्ताह का जो है वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो हमने तैयारी कर रखी थी स्ट्राइक की। और हमने आपको ये भी बताया था कल के वीडियो में कि उस समय तक, जिस समय ये बातचीत हो रही थी, 7 B-2 और B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो उड़ चुके थे फेयरफोर्ट से, ब्रिटेन से, और वो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। तो एक US स्ट्राइक जो कि इमिनेंट लग रही थी उस समय, और क्योंकि ईरान की तरफ से उससे पहले ये मौक़िफ़ दे दिया गया था कि हमने पूरा का पूरा जो है सीज फायर प्रोसेस जो है उसको छोड़ दिया है, डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है उसको फ्रीज कर दिया है और हम यहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार हैं। उसके बाद में हुआ ये, कहानी ये बनी है कि चाइना की तरफ से दबाव बनाया गया USA के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से मीडिएशन किया गया और उसके बाद में ये सीज फायर जो है 14 दिन का, वो एक बार के लिए इम्प्लीमेंट हुआ, एक बार के लिए अमल में आया है। अब आप यहाँ पे ये बात समझिए कि क्या क्या बातें इस सीज फायर में हुई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान की तरफ से ये मांग रखी जा रही थी लगातार कि हम कोई टेम्पररी सीज फायर नहीं चाहते हैं, हम एक परमानेंट सीज फायर चाहते हैं और इस बात की गारंटी चाहते हैं कि हमारे ऊपर आगे से हमला ना हो। और उसमें ईरान की तरफ से साफ किया गया था कि हम ये हमला जो है, ये सारी तमाम हमले की जो बात है, ये हम डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स के ऊपर नहीं जाएंगे कि कल को ये डोनाल्ड ट्रंप या उनके जो नेगोशिएटर हैं वो ये बात कह दें कि हम जो है ये हमला आगे से आपके ऊपर नहीं करेंगे, हम उन वर्ड्स के ऊपर नहीं जाएंगे। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ था। हमको कांग्रेस की गारंटी चाहिए, US की जो सांसद है वो हमको ये गारंटी दे कि हमारे ऊपर आगे से हमला इजराइल की तरफ से और USA की तरफ से नहीं होगा। तो ये मांग उनकी थी कि उनको ठोस एक, और उसको फिर जो है, और इसी मांग को जो है, इसी बात को, इसी आश्वासन को फिर यूनाइटेड नेशंस जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, वो भी इसके ऊपर मोहर लगाए ताकि ये पूरा का पूरा मुआहदा जो है वो सील हो जाए, उसके ऊपर एक मोहर लग जाए ताकि ये एश्योरेंस ईरान के ऊपर चला जाए कि अब उनके ऊपर हमला नहीं होगा। ईरान इसी शर्त पे जो है शांति समझौता करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि वो स्थिति अभी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बहुत थिन, एक 15 दिन का जो है सीज फायर जो है वो अनाउंस किया गया है और इस पूरे के पूरे सीज फायर के अगले चरण की बातचीत इस्लामाबाद में शुक्रवार को होगी, जिसमें JD वांस, स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर, जो 3 नेगोशिएटर अमेरिका की तरफ से मौजूद रहेंगे। और ईरान की तरफ से कौन रहेगा ईरान के पक्ष के तौर पे, ये अभी तक जो है कंफर्म नहीं है कि ईरान की तरफ से कौन आ रहा है नेगोशिएशन में। बागची का नाम जो है वो लगातार लिया जा रहा है कि अरागची आ सकते हैं, विदेश मंत्री, और उनके अलावा वहाँ की मजलिस के जो सदर हैं वो आ सकते हैं। तो ये गिलबाफ जो है, मोहम्मद गिलबाफ, वो उनको इस नेगोशिएशन टीम में उम्मीद की जा रही कि वो भी हिस्सा बनेंगे ईरान की तरफ से। तो ये स्थिति अभी बन रही है। अब अच्छा, ये जो 10 पॉइंटर्स जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए थे मीडिएशन के दौरान, वो 10 पॉइंटर्स क्या थे उसको समझना है और उसमें किस किस पे सहमति बन गई है उसको हमको समझना पड़ेगा। पहला, सबसे बड़ी मांग ये थी ईरान की कि उनके ऊपर हमला ना किया जाए, जिसके ऊपर अभी कोई एश्योरेंस जो है वो नहीं दिया गया है अमेरिका की तरफ से। दूसरा बड़ी मांग थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज
हॉर्मूज पे ईरान का लेजिटिमेट कंट्रोल जो है उसको माना जाए। अब आप ये बात समझिए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस युद्ध के शुरू होने से पहले पूरी तरीके से खुली हुई थी और हमने न्यूज़ पिंच के दर्शकों को ये भी बताया था कि इस युद्ध का एक समझौता ये हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से टोल वसूलने का अख्तियार जो है वो ईरान को दे दिया जाए, अधिकार जो है वो ईरान को दे दिया जाए, क्योंकि यूएसए उसको सीधा, जो ईरान की पहली मांग थी कि हमें अपने युद्ध में जो हमारा नुकसान हुआ है उसका यूएसए हर्जाना भरे, तो यूएसए हर्जाना नहीं भरेगा। उसके बदले में वो ये कह देगा कि ठीक है, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से टोल वसूल करें और उससे जो पैसा आता है उससे अपना हर्जाना भर लें। तो ये स्थिति बनती है और ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे हमारा कंट्रोल रहेगा, जिसको यूएसए ने तस्लीम कर लिया है। यूएसए ने मान लिया है कि हम इस पूरे के पूरे कंट्रोल को मानते हैं, मान लिया है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि $2 मिलियन जो है प्रति शिप जो है वो ईरान वसूलने के लिए स्वतंत्र है। $2 मिलियन मतलब $20 लाख प्रति शिप जो है ईरान वसूलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, और उसका एक हिस्सा जो है वो ओमान को जाएगा, क्योंकि ओमान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि ओमान के हिस्से में आता है, तो ओमान को भी वो शेयर करेगा प्रॉफिट ईरान, और ईरान को एक तरीके से यहाँ से एक नया लाइफलाइन जो है इकोनॉमिकली मिल जाएगा। तीसरी बड़ी बात, ईरान के ऊपर पिछले 47 साल से लगातार जो है सैंक्शंस हैं, वो सैंक्शंस हटने जा रहे हैं, और ये जो भी आर्थिक रूप से जो भी विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस ना हो तो ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत कंट्री हो जाएगी इकोनॉमिकली, क्योंकि ईरान के पास में इतने तेल के जो है वसाइल हैं, इतने तेल के जो है संसाधन हैं। तो मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूं कि 28 फरवरी 2026 के दिन जो दुनिया थी, जो वर्ल्ड ऑर्डर था, वो आज 8 अप्रैल 2026 को नहीं बचा है। बहुत कुछ बदल गया है, मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदल गया है, पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। पहली बात ये समझिए कि एक तरह से जो भी ये सीज फायर हुआ है वो ईरान की शर्तों पे हुआ है। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि पहले फ्री नेविगेशन था, फ्री सेल हो रही थी वहां से, उसके ऊपर अब एक टोल लग के बैठ गया है। तो एक ऐसा क्रिटिकल जो है व्यापारिक मार्ग, समुद्री व्यापारिक मार्ग, जिसके ऊपर ईरान का कब्जा हो गया है, जो कि इस युद्ध से पहले नहीं था। तो क्या भारत को भी ये जो टैक्स जिसके बारे में बात हो रही है वो देना पड़ेगा? जी, भारत को भी टैक्स देना पड़ेगा, भारत को भी ये टोल देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भी जो 8 गैस के हमारे वेसल्स निकले हैं और जो हमारे ऑयल टैंकर्स वहां से निकले हैं, वो भी हमने ईरान को एक तरीके से हमारा ईरान के साथ जो भी समझौता रहा हो उसके तहत निकले हैं। ईरान ने हमको ये कहा कि आप हमारे फ्रेंडली नेशन है, इसके लिए हम निकाल रहे हैं। लेकिन जो बाकी प्राइवेट कंपनीज के निकले हैं उसके ऊपर ये रेट जो है हमारे पास पहले ही आ गई थी कि $2 मिलियन एक वेसल के ऊपर लग रहा है, और ईरान उन्हीं को निकलने दे रहा है जो ईरान को ये टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। और आपको ये तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने इस पूरे पीस प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और हम ये समझते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, वो उनके पास में कोई रियल पावर नहीं है, कोई वास्तविक जो है शक्ति उनके पास में नहीं है। ये पूरी की पूरी पीस प्रोसेस जो है वो आसिफ मुनीर ने, जो वहाँ के फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने ये पूरी की पूरी पीस प्रोसेस को लीड किया है। वो इजराइल के भी संपर्क में थे, वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के भी संपर्क में थे, वो ईरान के संपर्क में भी थे और यूएसए के संपर्क में भी थे, और उन्होंने लगातार ये कोशिश करके ये पीस प्रोसेस जो है उसको एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पे लेके गए थे। ये वॉर जो कि दुनिया भर को परेशान किए हुए था, उसमें एक शांति समझौता करवाने में पाकिस्तान की भूमिका है, और पाकिस्तान इसीलिए इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से पुकार रहा है। इसीलिए शुक्रवार को इस्लामाबाद में जाके मीटिंग होगी, जेडी वांस जिसमें होंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति, और ईरान की तरफ से जो भी नेगोशिएटर्स आएंगे वो इस्लामाबाद में जाके मिल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान, यहाँ से आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की राजनयिक हैसियत जो है दुनिया में वो बढ़ी है, डिप्लोमेटिक हैसियत बढ़ी है, और दुनिया भर के अखबार जो हैं, दुनिया भर के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं, वो पाकिस्तान की इस रोल को अच्छी लाइट में, एक सकारात्मक लाइट में देख रहे हैं। अब हमको यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि जो भारतीय विदेश नीति है वो कहाँ पे गड़बड़ाई, वो कहाँ पे उसकी कमियां रही, और इसको हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम इस युद्ध से के शुरुआत से ही हम एक पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, हम इजराइल के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। हमारा जो बयानिया था वो चाहे देश के बाहर हो चाहे देश के भीतर हो, एक राजनीतिक उसमें झुकाव हमको साफ दिखाई दे रहा था इजराइल की तरफ। और युद्ध ठीक शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री का वहां जाना, उसके बाद सुप्रीम लीडर जो मारे जाते हैं ईरान के, उनको कॉन्डोलेंस नहीं देना, उनके प्रति श्रद्धांजलि नहीं देना। हम 5 दिन बाद श्रद्धांजलि देने गए थे, वो भी उस स्थिति में गए थे जब ये आयरस डेना, जो कि एक ईरानी
फ्रिगेट वेसल था जो कि हमारे वाटर्स के पास में, टेक्निकली श्रीलंकन वाटर्स में, लेकिन हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हमारी पेट्रोल में वो मारा गया था अमेरिकन टॉर्पीडो के द्वारा, और वो हमारा मेहमान था और हमारे यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज में आया हुआ था। उसके बाद में हम मोरल प्रेशर में आए और उसके बाद में जाके हमने कंडोलेंसेस दिए 5 दिन बाद में। अब आप ये देखिए कि ये सीज फायर हुआ है, उसके ऊपर भी हमारा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है इसको स्वागत करते हुए या इसके बारे में कुछ भी कहते हुए। तो हम जो है राजनयिक तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे कॉर्नर कर दिए गए हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, और हम इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब सब के लिए खुलेगा तब हमारे लिए भी खुलेगा। और ये जो पीस प्रोसेस जिसको पाकिस्तान ने लीड किया, इंडिया उससे ज़्यादा बेहतर हैसियत में था, ज़्यादा बेहतर काबिलियत में था कि इस पीस प्रोसेस को लीड करता। लेकिन जब हमारे विदेश मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी के दलाल नहीं है। तो ये पता नहीं कौन सी खुमारी जो है ये चल रही है विदेश नीति में, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये सिचुएशंस डील हो रही हैं। और हमारी पूरी जो है डिप्लोमेटिक जीत इसमें बता दी जा रही है कि हमने 8 जो है गैस वेसल जो है वहाँ से निकाल ली हैं। वो प्राइवेट कंपनीज की भी निकल रही थी भाई साहब, प्राइवेट कंपनियां भी वहाँ से अपनी फी चुका के अपनी वेसल्स निकाल रही थी। ये कोई बड़ी डिप्लोमेटिक जीत इसको मैं नहीं मानता हूँ। हमने बहुत गलत तरीके से अपने आप को अलाइन किया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी युद्ध से ठीक पहले इजराइल गए, उसका एक गलत संदेश जो है पूरे मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड में, खासतौर पे ईरान के तौर पे लिया गया। और ये वही ईरान है जिसकी आपके साथ में सिविलाइजेशनल टाइज रही हैं, आज से नहीं 5000 साल पहले से हमारे और ईरान के साथ में सभ्यता के स्तर पर रिश्ते रहे हैं, हमारा व्यापार रहा है ईरान के साथ में। और ये वही ईरान है जिसने सबसे कठिन दौर में, जब 1991, 92, 93 में कश्मीर में इंसर्जेंसी हो रही थी जिसको पाकिस्तान फंड कर रहा था, उस समय एक ऐसा इस्लामिक देश था ईरान जिसने ये खुल के कहा था कि कश्मीर पे भारत का लेजिटिमेट अधिकार है, भारत का जो है लेजिटिमेट हिस्सा है कश्मीर, भारत का अखंड भारत का हिस्सा है, और इसके ऊपर कोई भी जो है वो पाकिस्तानी क्लेम जो है वो गलत है। इसके बावजूद जो है हमने ईरान का साथ देना छोड़ दिया। हमने चाबहार पोर्ट में जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, हमने इस बार के बजट में उसमें ₹0 दिखाया कि हम चाबहार पोर्ट में कोई भी इन्वेस्टमेंट अब आगे से करने नहीं जा रहे हैं। हमने उस ईरान से तेल लेना छोड़ा जिस ईरान ने हमको रियायती दरों पे तेल दिया, और जिस ईरान के तेल के बदौलत हमारी तमाम रिफाइनरीज खड़ी हुई, जिन्होंने आपका जो डीजल और पेट्रोल जो है वो एक्सपोर्ट किया बाकायदा। आप एक्सपोर्टर बन पाए डीजल और पेट्रोल के, रिफाइंड डीजल और पेट्रोल के, वो उन्हीं ईरानी तेल के, उन क्रूड ऑयल्स की बदौलत था। तो ऐसी स्थिति के बावजूद आपने ईरान को अधर झूल में छोड़ दिया। अब ईरान जिस तरीके से आपके साथ में सलूक कर रहा है तो आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी विदेश नीति की तमाम तरीके से उसको ढकने की कोशिश की जा रही है कि हमने इस कठिन दौर में भी अपने जो है ऑयल टैंकर्स निकाल लिए हैं, हमने इस कठिन दौर में भी अपने गैस की सप्लाईज जारी रखी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो भाई साहब मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, प्राइवेट कंपनीज भी कर पा रही थी, और ये इसको मैं डिप्लोमेटिक जीत नहीं मानता हूं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो पीस प्रोसेस पाकिस्तान ने लीड की थी वो पीस प्रोसेस भारत लीड कर सकता था, उससे बेटर पोजीशन में था। हमारे संबंध जो है अमेरिका के साथ में भी अच्छे हैं, हमारे संबंध इजराइल के साथ में भी अच्छे हैं, और हमारे संबंध ईरान के साथ में भी अच्छे हैं। तो हम बेटर पोजीशन में थे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा इजराइल और यूएसए का एक तबका जो है, खासतौर पर डेमोक्रेट्स का एक तबका जो है, वो शक की निगाहों से देखता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए हैं। हम बेटर पोजीशन में थे, लेकिन हम इस पूरे के पूरे पीस प्रोसेस में अपने आप को हमने किनारे कर लिया। हमने ना तो इस हमले की निंदा की और ना हम इस अब सीज फायर के ऊपर कोई बात करने की स्थिति में है। तो ये स्थिति अभी बनती है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा सबक का विषय है। हमको इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि हमने किस तरीके से अपने डिप्लोमेसी को बना लिया, कितने गलत तरीके से हमने अपने आप को रीअलाइंड किया, बावजूद इसके कि टेरिफ वॉर में जिस तरीके से अमेरिका ने हमको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, उसके बाद जो ट्रेड डील हुई है उसमें भी हमने खुद को जीत बता दी। बाकायदे इस तरीके के मंजर बनाया गया, आपको ये बात अच्छी लगे चाहे ना लगे, कि एक ट्रेड डील के ऊपर प्रधानमंत्री को बाजाप्ता संसद में बुलाया जाता है और उनको मालाएं पहनाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, जबकि हमको एक पूरे के पूरे 6 महीने का एक ऐसा समय निकला है जिसमें हमको अमेरिका ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि वो हिंदुस्तान को जो है ह्यूमिलिएट करे, उसको बेइज्जत करे दुनिया भर के सामने। इसके बावजूद हमने जो है उस ट्रेड डील का स्वागत किया। तो हमको अपनी डिप्लोमेसी के बारे में सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और हम अपने आप को वर्ल्ड पावर
कहते हैं हम कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम भी एक पोल होंगे, तो ये स्थिति अभी हमको बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है इस विदेश नीति के साथ में। अब जयशंकर जी को भला लगे बुरा लगे, मैं उनको अच्छा लगवाने के लिए यहाँ खड़ा भी नहीं हूँ कि मैं उनको गुड फील करवाऊँ। ये पूरी मशीनरी एक है जो कि उनको गुड फील करवाने के लिए लगी हुई है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि भारतीय विदेश नीति की इतनी बड़ी तरीके से मात जो है हमने बहुत इतिहास में नहीं देखी। जिस तरीके की मात हमको इस युद्ध में और इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरीके से हम वर्ल्ड फॉर्म पे अलग थलग खड़े हो गए थे, वो स्थिति हमने पहले कभी नहीं देखी थी जिस तरह की स्थिति हमने इस 1-1.5 साल 2 साल में देखी है। तो ये बहुत खरी खरी बात है। इसके बाद हम चलते हैं ये पूरी डील और पूरे के पूरे युद्ध का। और एक और मज़ेदार बात यह है कि मेरे डायरी के 2 ही पन्ने बचे हुए थे और मैं ये मना रहा था जब से कि ये डायरी खत्म ना हो और युद्ध पहले खत्म हो जाए। तो आखिरकार जो है ये युद्ध खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आपने बोला हाँ, ये मैंने कल भी बोला था। और ये डायरी जो है लगभग खत्म होने के कगार पे है और ये खत्म ना हो उससे पहले जो है शांति हो जाए। और ऐसी स्थिति, क्योंकि दुनिया ने बहुत झेल लिया है पिछले 38-39 दिन के वॉर में, और हम ये नहीं चाहते हैं कि दुनिया और झेले। तो और अब यहाँ पे अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक तरीके से अमेरिकन हेजमनी का अंत है। अमेरिका का जो दबदबा था दुनिया भर में उसका अंत है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा था, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो सिक्योरिटी गारंटी है उसका अंत है। और सबसे बड़ी हार यहाँ पे इजराइल की है, आप ये समझें, क्योंकि इजराइल को इस पूरे के पूरे पीस प्रोसेस में टेबल पर भी नहीं बिठाया गया, जबकि वो जबकि सेंटर थे। उनकी वजह से अमेरिका युद्ध लड़ने आया था और इस पूरी की पूरी पीस प्रोसेस का इजराइल को कोई हवा भी नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से ये युद्ध लड़ा, जिस गति से ये युद्ध लड़ा, उस गति से ना तो उनके पास में कोई पॉलिटिकल विन उनके हाथ में लगी, ना कोई उनके पास में स्ट्रेटेजिक विन हाथ में लगी। उनके खुद के एयरफोर्स के अधिकारी वहाँ की मीडिया को ये बयान दे रहे थे कि ईरान का जो मिसाइल आर्सेनल है उसको खत्म करना हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने इतनी स्ट्राइक्स की, 2000 से ऊपर स्ट्राइक्स हुई है ईरान में, और ईरान का सब कुछ ढह गया। वहाँ पे इमारतें ढही, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन ढही, एक पूरी की पूरी लीडरशिप वाइप आउट हो गई जो टॉप लीडरशिप थी। उसके बाद में एक चीज टिकी हुई रही, वो था ईरान का रेजिलियंस, वो ईरान के लड़ने की ताकत, ईरान का जीवट, और वहाँ के लोग जो इस पूरे के पूरे एग्रेशन के ऊपर, जो जंग उनके ऊपर मुसल्लत हुई थी उसके खिलाफ जिस तरीके से खड़े हुए थे। कल हमारे पास में विजुअल आए थे कि ईरान के लोग अपने पुलों को बचाने के लिए वहाँ ह्यूमन चैन बना के खड़े हुए हैं, अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को बचाने के लिए ह्यूमन चैन बना के खड़े हुए हैं। तो यहाँ आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी, अगर कोई मुल्क और वहाँ की आवाम आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो आप ये भूल जाइए कि आप रिजीम चेंज करवाने की स्थिति में हैं। आप भूल जाइए कि आप जो करवाना चाह रहे हैं अपने मन से करवा पाएंगे, आप जो दादागिरी करना चाहें कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। ईरान की आवाम को सैल्यूट, जिसने इस तमाम तबाही को झेलते हुए भी लड़ना नहीं छोड़ा और अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ वो खड़े हुए, और उन्होंने आखिरकार अमेरिका को डिसिप्लिन किया, उस बुली को डिसिप्लिन किया जिसने पिछले 50-60 साल से एक तरीके से दुनिया को नचा रखा है। जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला में तख्ता पलट किया, जिस तरीके से वो क्यूबा में तैयारी कर रहे थे, और जिस तरीके की हैंकड़ी को तमाम फोरम्स पे दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस हैंकड़ी को जो है एक तरीके से कान पकड़ के सबक सिखाया है ईरान ने अमेरिका को। और यहाँ पे इजराइल के लिए तो ये पूरी तरीके से लॉस ऑफ वॉर है, बिल्कुल। और ये पूरी पीस प्रोसेस में ईरान की तरफ से ये लगातार जोर देके ये कहा गया कि हिजबुल्लाह को, लेबनान के फ्रंट को, और इराक में जो तमाम हमारे इत्तेहादी हैं यमन में, उनको इस पूरी की पूरी पीस प्रोसेस में शामिल किया जाए। कि इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल नहीं हमला करेगा लेबनान में। इसको इस पीस प्रोसेस का उन्होंने शर्त बनाई और जिसको इनको मानना पड़ा अमेरिका को। हालांकि अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम इस पूरे के पूरे पीस प्रोसेस में शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनके पास में और कोई फेस सेविंग बची ही नहीं है। और वो चाहे कितना भी हमला कर लें, लेकिन उनको ये पता है, उन्होंने पिछले 12 डे वॉर में भी हिजबुल्लाह को डेड डिक्लेयर कर दिया था, खत्म डिक्लेयर कर दिया था, और उसी हिजबुल्लाह ने इनको लोहे के चने चबवा दिए साउथ लेबनान के मैदान में। ये सच्चाई है। तो ये युद्ध जो है, ये युद्ध एक तरीके से अमेरिका की हेजमनी के अंत की शुरुआत है, अमेरिका की जो दादागिरी है उसके अंत की शुरुआत है। और एक कमाल की बात यह है कि हमारी सरकार की, विदेश मंत्रालय की 2014-15 में ये समझ बन गई थी कि आने वाले समय में अमेरिका की हेजमनी खत्म होगी, और ये जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है जिसमें ईरान है, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं, ये दरअसल जो है अमेरिका की हेजमनी को चैलेंज करेंगे। ये हमारी समझ जो है आज से 1 दशक पहले थी। इसके बावजूद हमारी विदेश नीति ने 2019 के बाद से खास तौर पे यूएसए की तरफ अलाइन करना शुरू किया, यूएसए के पक्ष में जाके खड़ा होना शुरू हुआ। इसकी वजह से आपके साथ में दिक्कत ये हुई कि रशिया जो आपका सबसे रिलायबल पार्टनर है,
था वो अब आपका इतना रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। इजराइल को आपने सहयोग किया, इजराइल का आपने कई जगहों पे सहयोग किया। वो म्यूचुअल सहयोग पहले भी चल रहा था, अब भी चल सकता था, क्योंकि इजरायली लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। वो समझते हैं कि एक देश की डिप्लोमेसी के कई आयाम होते हैं, कई परतें होती हैं। उन्होंने पहले भी इसको ये स्वीकार किया था, और इजराइल ने हमको तब भी मदद की थी जब हमारे ऑफिशियली इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थे। तो ये स्थिति आपने बना दी है अभी, और इसके यहाँ से ये पूरा का पूरा जो रायता फैला हुआ है वो कैसे सिमटेगा, वो मेरे को यहाँ से अभी ये मेरे समझ में नहीं है। बहुत ज्यादा रायता फैल गया है, बहुत ज्यादा। तो इस युद्ध के कई मायने हैं, और इसके ऊपर और जो स्ट्रेटेजिकली जो बात होंगी, जो इस्लामाबाद अकॉर्ड में जो बातचीत होती है, जिन शर्तों पे तय की जाती है बातचीत, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, आपके सामने सारी बातें रखेंगे। ये डायरी मेरी भर गई है, अगली बार जब मैं आऊँगा आपके सामने नई डायरी के साथ में आऊँगी, और हो सकता है उसका पहला पन्ना जो हो पीस अकॉर्ड के ऊपर होगा। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि युद्ध का सारा चैप्टर जो है वो इस डायरी में बंद करके रख दिया जाएगा। तो ये फिलहाल मोटा मोटी स्थिति बनती है। अब आप यहाँ से जो है क्लोज कर सकते हैं सारी बात। तो मसला बस यही है कि जो युद्ध होना था वो टलता दिखाई दे रहा है, जो सबके लिए, पूरे दुनिया के लिए अच्छी बात है। हालांकि 15 दिन बहुत थिन लाइन है, लेकिन इसमें एक चीज जो आपने कही भी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल सकता है, लेकिन वो खुलेगा तो ईरान की शर्तों पे खुलेगा। जो ट्रंप कह रहे थे कि उनका एक ही मकसद था ना कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज उनको खुलवाना है, वो उस पर वो जीत अपनी स्थापित करना चाह रहे थे। वो अगर खुलेगा भी तो ईरान की शर्तों पे खुलेगा, जिससे ईरान अब अपनी जीत बता रहा है। इजराइल इस पूरे पीस में आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि उसके शुरुआती चरण थे। भारत पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गया है, इसके बारे में भी आपने बात की। तो पूरी तरह से अब जो युद्ध था वो ईरान और अमेरिका पे केंद्रित हो गया था। लेबनान में इजराइल क्या करेगा नहीं करेगा, उसका हालांकि बयान आ गया है कि इस पीस अकॉर्ड से वो खुद को अलग कर रहा है, वो लेबनान पे हमला कर सकता है। उसने ये भी कहा है कि जो ये स्थापित हुई है पीस, वो लेबनान के लिए नहीं है, लेकिन अगर आगे कुछ होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एक ज़रूरी माफ़ी जो हम लोग आपसे मानना चाहेंगे, इसके बारे में बहुत सारी शिकायतें भी आई सुल्तान कि आप रात का वीडियो जो है हम रात को करके चले जाते हैं, क्योंकि वो सुबह आपको जल्दी चाहिए होता है। ना हमारे पास में इतनी संसाधन हैं, और ना हमारे एडिटर्स को हम 7 बजे बुला सकते हैं। हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें जो भी बेहतर हमने आपको इस युद्ध के दौरान कवरेज करने की कोशिश की, जो हमसे बेहतर बन पड़ सकता था वो हमने आपके लिए किया, और हमने अपनी जिम्मेदारी समझी। हमने आपको सही फैक्ट बताए, वेरीफाइड फैक्ट बताए। हमने कोई भी खबर ब्रेक करने की जल्दबाजी नहीं की। हमने डिटेल में आपके सामने विश्लेषण पेश करने की कोशिश की, ये हमारी तरफ से कोशिश रही थी। और उस बीच में हमको कल जो हमारे पास में 10:30 बजे, इसीलिए हमने बार बार समय उसमें बताया कि हम जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय की स्थिति है, और आखिरी 90 मिनटों में वो स्थिति बदली, जो कि दुनिया के लिए एक खुशखबरी है, एक अच्छी बात है। इसके बावजूद अगर इसके ऊपर हमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको अपने क्रिटिसिज्म के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्रिटिसिज्म हमारे लिए सर माथे पे है। आप हमारी अगर कोई आलोचना करते हैं उसके लिए हम खुले हैं, हमसे कोई गलती होती है तो उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये स्थिति हमारे सामने है। हम इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल हैं, हम इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल हैं, हमारे पास में कोई बड़ी फंडिंग नहीं है, और हम जो है बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत थोड़ी रिसोर्सेज में आपके सामने एक अच्छी रिपोर्टिंग करने की, अच्छी पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको साथ जो है हमको इसी तरीके से मिलता रहेगा, और इसी के साथ में हम यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, साथी हैं मेरे सूरज, और कैमरे के पीछे हैं गीतांश, जो कि काफ़ी समय बाद में छुट्टियों से लौटे हैं। आपका न्यूज़ पिंच देखने के लिए शुक्रिया।